स्टार्ट करता है फिर से हायर परचेज। ठीक है, लास्ट क्लास तक हम लोग ये सारा आइटम्स को देख चुका था अच्छे से और समझ चुका था कि कैश प्राइस क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्टली कैश प्राइस दिया हुआ रहेगा, तब हम लोग को एनएटी यूज नहीं करना, सीधा क्या करना है कि उसमें से जितना डाउन पेमेंट हम कर चुके वो माइनस कर दो, द रिमेनिंग वैल्यू बिकम्स योर फाइनेंस वाला पार्ट, उसके ऊपर अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। लेकिन यदि क्वेश्चन खुद कैश प्राइस नहीं देगा तो हम लोग क्या करते थे, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स को यूज करके कैश प्राइस फाइंड आउट करते थे। एक तो ये तरीका था, और एक था रिवर्स कैलकुलेशन, जहाँ पे क्वेश्चन अपने को इंस्टॉलमेंट का अमाउंट तो दे देगा कि हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना कितना पेमेंट किया, वी हैव टू फाइंड आउट कैश प्राइस एज वेल एज द इंटरेस्ट एलिमेंट इन ईच एंड एवरी इंस्टॉलमेंट, वो निकालना था। तो वो रिवर्स कैलकुलेशन करके अपन निकाल रहे थे। फिर हायर परचेज प्राइस समझ लिया था क्या होता है, डाउन पेमेंट क्या होता है, इंस्टॉलमेंट्स का मतलब क्या होता है। फिर हायर परचेजर कौन होता है और वो अपने बुक्स में कैसे क्या एंट्री करेगा वो सीखा था। वो दो तरीके से एंट्री करता है, एक होता है कैश प्राइस मेथड और एक इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। ठीक है, और वैसे ही हायर वेंडर दो तरीके से करता है। यस, या तो ये क्या करेगा, ये तो करते हैं कैश प्राइस और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से। ठीक है, सिमिलरली हायर वेंडर क्या करता है, सेल्स मेथड और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में क्या डिफरेंस था? हायर परचेजर अपने बुक्स में हायर वेंडर को क्रेडिटर बनाएगा विथ कैश प्राइस। ठीक है, वेयरएज इन केस ऑफ इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, हायर परचेजर जिस दिन एसेट को बुक करेगा अपने बुक्स में, उसी दिन हायर वेंडर को पूरा का पूरा हायर परचेज प्राइस से उसको क्रेडिटर बनाएगा। क्लियर है? हायर परचेज प्राइस का मतलब क्या हो गया, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। सिमिलरली एक सेल्स मेथड है और एक इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड है। सेल्स मेथड में क्या करता है, हायर वेंडर अपने बुक्स में हायर परचेजर को डेटर बनाएगा विद कैश प्राइस, वेयरएज अंडर इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड हायर वेंडर अपने बुक्स में क्या करेगा, हायर परचेजर को डेटर बनाएगा विद हायर परचेज प्राइस। ठीक है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट एलिमेंट है, एक बार के लिए इन लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करके छोड़ देते हैं। तो हमने देखा था नोट्स के अंदर में कि हायर परचेजर के बुक्स में इंटरेस्ट सस्पेंस का क्या हो रहा होगा, डेबिट बैलेंस आ रहा होगा। तो इंटरेस्ट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस मतलब वो कोई एसेट नहीं है, इट्स अ फिक्टिशियस एसेट। सिंस उसका डेबिट बैलेंस है, कहीं ना कहीं तो बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा, तो वी विल बी शोइंग इट इन बैलेंस शीट अंडर एज अ फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, सिमिलरली हायर वेंडर के बुक्स में इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड क्या होगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा, तो वो उसको हम लोग लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, बट ये कोई लायबिलिटी या एसेट है नहीं। क्लियर है? जैसे जैसे इंटरेस्ट ड्यू करेंगे वैसे वैसे ये अकाउंट खत्म होता जाएगा। फिर फाइनेंस चार्ज समझा था कि इंटरेस्ट को ही फाइनेंस चार्ज बोलते हैं अपन। फिर रीपोजीशन के बारे में पढ़ा था। रीपोजीशन में क्लैरिटी ये होना चाहिए कि हमेशा रीपोजीशन हायर वेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। क्लियर है? हायर परचेजर बोलेगा कि मेरे बुक से एसेट गई, लेकिन वो जो एसेट जाएगी वो किस वैल्यू पे होगा, एज पर हायर परचेजर। जो एसेट जाएगी वो तो हायर परचेजर पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, लेकिन हायर परचेजर अपने बुक्स में हायर वेंडर को डेबिट करेगा एज पर हायर वेंडर। ठीक है, एग्रीड वैल्यू। जो एसेट जाएगी वो तो बुक वैल्यू पे ही जाएगी, लेकिन हायर वेंडर लेके जा रहे हैं तो वापस हायर वेंडर को डेबिट करेगा एज पर द एग्रीड वैल्यू। तो तुम्हारा डिफरेंस वैल्यू आएगा प्रॉफिट और लॉस ऑन रीपोजीशन। क्लियर है? लेकिन हायर वेंडर क्या करता है, हायर वेंडर नॉर्मली कुछ नहीं करता, वो बोलता है मेरे पास मेरा गुड्स वापस आ चुका, और हायर परचेजर को क्रेडिट कर लेगा। इतना कहानी हम लोग लास्ट क्लास तक पढ़ चुके थे। क्लियर है? अब रिपोजीशन के बाद में अगर वो वापस एसेट को लेना चाहे तो उसको शुरू से इंस्टॉलमेंट लेना पड़ेगा या नहीं, रीपोजीशन के बाद में कभी वो वापस से लेना होता ही नहीं है, क्योंकि रीपोजीशन का टाइमिंग तब आएगा जब उसने डिफॉल्ट कर दिया है। कंटिन्यूअस कॉल के बाद भी वो पेमेंट नहीं कर रहा, तभी रीपोजीशन का केस आता है। सपोज तुमने एक कार लिया फाइनेंस में,
ठीक है, तुम्हारा पहला इंस्टॉलमेंट लैप्स हो गया, दूसरा लैप्स हो गया, तीसरा लैप्स हो गया, उसके बाद तो श्योर है ना कि तुम पैसा नहीं देगा, बिकॉज इफ तुम पेमेंट करेगा, तुम सपोज वही एसेट पूरा पे करके वापस लेना चाहेगा ना, तो तुम्हारा इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जितना पीरियड का तुमने डिफॉल्ट किया उतने पीरियड पे भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना तुम्हें, तो तुम्हारा इंटरेस्ट कॉस्ट इतना ज्यादा हो जाएगा, तुम कभी वापस वो लेने ही नहीं जाओगे। तुम्हारा सिविल स्कोर ऑलरेडी खराब हो चुका है, ठीक है, सिविल स्कोर को ठीक करने के लिए तुम्हें पूरा का पूरा वो ड्यू पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद तुम नई एसेट खरीद लोगे, और तुम सोचोगे कि यदि वो पेमेंट करूं, छोड़ो सिविल स्कोर को, किसी और के नाम से तुम क्या करोगे, वो एसेट एक्वायर कर लोगे, वरना इंटरेस्ट कॉस्ट इतना ज्यादा हाई हो जाएगा कि तुम बोलेगा कि एसेट लिया हुआ कोई फायदा ही नहीं है। तो ये था। आओ आज देखते हैं अपन क्वेश्चन, लास्ट क्लास तक अपन ने सब नोट्स वगैरह सब उतार लिया था, ठीक है, रेफरेंस के लिए नोट्स है ही तुम लोग के पास में। तो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 6, वी विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम हायर परचेजर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, अंडर बोथ द मेथड्स, कैश प्राइस मेथड से भी करेंगे और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से भी पैरेलली सॉल्व करेंगे। पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर देना और एक ही पेज में दोनों टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि क्लैरिटी रहे कि कैसे करना है। पेज को अपन क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। और एक तरफ लिख लेंगे, ऊपर मेन हेडिंग चला जाएगा इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, जो भी उसका नाम होगा, और एक तरफ आएगा मेरा यस, ताकि एक ही क्वेश्चन में क्लैरिटी आ जाए कि कैसे दोनों मेथड्स चलते हैं। नया बुक आया प्रसादी, प्रसादी का है। On January 1, 2011, HP Messers acquired a pickup van on hire purchase from FM Messers, ठीक है, तो हम लोग को इन द बुक्स ऑफ HP Messers HP इसका अपने को बुक्स बनाना है। क्या बोला कि आज ही कैश प्राइस ऑफ द वैन वाज 1 लाख, आज ही उसको कैश में खरीदता HP, तो उसके लिए कितना प्राइस पड़ता, 1 लाख रुपए। 40,000 were to be paid on signing of the contract, ये क्या हो गया, डाउन पेमेंट। The balance was to be paid in annual installment of 20,000 plus interest. Clear है? Interest chargeable on the outstanding balance was 6% per annum. Depreciation at the rate 10% per annum is to be written off using straight line method. You are required to give journal entries on relevant ledger accounts and balance sheet में कैसे show करोगे, हम लोग journal entries की पहले बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो दो मेथड्स है, ठीक है, जब दो मेथड है, द बैलेंस वाज टू बी पेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹20,000 प्लस इंटरेस्ट। क्या ये 20,000 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है क्या, नहीं, अलग से इंटरेस्ट आएगा, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। तो जब आपको दोनों मेथड साथ में सॉल्व करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आप टोटल इंटरेस्ट पे कितना करेंगे। सपोज वी आर एट ईयर 0, ठीक है, आज प्रेजेंट डे में खड़े हम लोग, प्रेजेंट डे में मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना होगा, पूरा का पूरा 1 लाख। आज तो एग्रीमेंट कर रहे हैं ना अपन, उसके बाद डाउन पेमेंट देंगे, 1 लाख पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है। एनुअली बोला है, यानी 40,000 का डाउन पेमेंट है, 60,000 का लोन होगा हमारा, 1 लाख का वैल्यू है, तो 20,000 20,000 20,000 3 इंस्टॉलमेंट हुआ ना, 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट, 5 कैसे हुआ, 1 लाख का एसेट है,
40,000 तो आज ही पे कर दिया, बाकी लोन कितना लिया 60,000 का, और हर साल 20,000 करके पे करना है। तो 3 इंस्टॉलमेंट हुआ तुम्हारा। इंस्टॉलमेंट में एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है इंटरेस्ट। बाकी तो अभी हम इंस्टॉलमेंट बोलो डाउन पेमेंट बोलो, बात तो एक ही है। 0th पीरियड में कुछ भी देते हैं वो डाउन पेमेंट ही होता है। तो मेरा 60,000 का क्या हो जाएगा? आगे कंटिन्यू करो। कितना आ जाएगा? यहाँ लोन ले रखा है 60 का, उसके बाद आपका इंस्टॉलमेंट कितना होगा? यस, इंस्टॉलमेंट ऐसे मत बोलना क्योंकि प्रिंसिपल पे करोगे 20, तो इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 60,000 पे 6%। तो तुम्हारा इंस्टॉलमेंट वैल्यू होगा, लोन वैल्यू रह जाएगा 40,000। फिर ईयर 2 में 40 पे इंटरेस्ट लगेगा 2400। किसी को भी नहीं समझ में आएगा पूछना, ठीक है? हो गया था क्वेश्चन कल जो वो स्टूडेंट भेजा था? तो क्या ऑनलाइन वाला है क्या? ऐसे ये सब बेसिक चीज पूछ रहे हैं। बीकॉम में तो तुम लोग एक्सपर्ट है, 2-3 ट्यूशंस ले लो बाहर से। बीकॉम वाले को चैप्टर वाइज 200 रुपए चैप्टर। इतना ही मिलेगा। मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना पे हो जाएगा ड्यूरिंग द हायर परचेज पीरियड? 200। ये क्यों जरूरत पड़ा? वैसे तो नॉर्मल होता, कैश प्राइस मेथड तो जरूरत नहीं था, बट अंडर इंटरेस्ट सस्पेंस जरूरत है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जिस दिन एसेट को रिकॉग्नाइज करते हैं उसी दिन सारा का सारा इंटरेस्ट बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे, इसीलिए ये जरूरत था। 1 लाख हायर परचेज प्राइस 1,07,200। देना ही पड़ेगा ना। हाँ, अब देखो कैश प्राइस मेथड में सबसे पहले जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उस दिन क्या एंट्री करेंगे? वो क्या खरीद रहा है? पिकअप वैन खरीद रहा है ना? पिकअप वैन डेबिट टू एफएम कितने रुपीस से? 1 लाख। ध्यान रखना, अंडर कैश प्राइस मेथड जितने का एसेट होता है उतने पे ही हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। बीइंग एसेट परचेज्ड ऑन हायर परचेज। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पिकअप वैन को तो उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे अंडर इंटरेस्ट सस्पेंस, लेकिन उसके साथ साथ में पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट पे करना है उसको अभी से मान लेंगे। $1,07,200
7,200 being asset purchased on hire purchase system. इसमें डाउट है क्या इस एंट्री में? क्योंकि हमने पढ़ा था कि अंडर इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड हायर परचेजर जो होता है वो हायर वेंडर को क्रेडिटर बनाएगा विथ हायर परचेज प्राइस, एंड हायर परचेज प्राइस का मतलब यही होता है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। फिर क्या करेगा? डाउन पेमेंट करेगा। डाउन पेमेंट तो सेम डे में ही होगा जिस दिन एग्रीमेंट बनेगा, एजम्पशन की बात ही नहीं है। यही एंट्री इधर भी होगी। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे? इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। पहले साल में कितना इंटरेस्ट था? 3600। ध्यान रखना ये सब ईयर 1 का एंट्रीज है, ये सब ईयर 1 का एंट्रीज है। being interest ड्यू, इस केस में क्या होगा? इंटरेस्ट सस्पेंस में कैसे इंटरेस्ट ड्यू करेंगे? यस, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमने तो क्या कर रखा है? इंटरेस्ट सस्पेंस को ड्यू कर रखा है, तो अब उसको धीरे धीरे बंद करेंगे। being interest due अगला काम क्या करना है? इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे। इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगा? हायर वेंडर डेबिट टू बैंक अकाउंट 23,600 being installment paid। सेम एंट्री तो यहाँ होता है इस मेथड में। यस, अब ईयर 2 स्टार्ट हो जाएगा। यस, ऐसे कैसे ईयर 2 स्टार्ट हो जाएगा? अभी तक डेप्रिशिएट कहाँ किया हम लोगों ने? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पिकअप व्हेन। क्या था? स्ट्रेट लाइन मेथड था डेप्रिसिएशन का, तो कैसे होगा? 10%, 1 लाख का 10% 10,000। being asset depreciated, सेम एंट्री यहाँ पे भी होगा। क्यों? हाँ,
क्या बात कर रहे हो? हायर वेंडर के बुक्स में नहीं होता है। अब हो गया अपना पहला साल खत्म। यस, अभी भी खत्म हुआ नहीं है। नॉमिनल नेचर अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू depreciation account. Being amount transferred. क्लियर? यही सेम एंट्री कहाँ होगा? यहाँ पे भी। अब ईयर 1 खत्म हो चुका है, अब तो पक्का पक्का खत्म हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे अरे आगे मत बढ़ना, उससे पहले ईयर 1 का कोई मुझे बैलेंस शीट तो बता दो। कि कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे आफ्टर फर्स्ट ईयर। हायर परचेजर कैसे प्रेजेंट करेगा चीजों को? नहीं नहीं, अभी डेटा नहीं था, ईयर ईयर नहीं है, इसलिए ऐसे लिख दिया। क्या 31 दिसंबर 11 होगा। पहला साल का ही तो बना रहे हैं। क्या हुआ क्या हुआ? हाँ, 11, 12, 13 तीनों एक साथ। ईयर के स्टार्टिंग में कब बैलेंस शीट बना? वही तो लिखा वही तो लिखा। एसेट लायबिलिटीज, ठीक है, टी शेप। दोनों से इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से बनाते हैं, कैश प्राइस ऑटोमेटिकली कवर्ड हो जाएगा। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से बनाते हैं, कैश प्राइस ऑटोमेटिकली कवर्ड हो जाएगा। पिकअप वैन कितने का था? 1 लाख रुपए का, माइनस डेप्रिसिएशन 10,000, 90,000 का पिकअप वैन होगा। इधर हायर वेंडर का नाम आ जाएगा लायबिलिटी साइड में, मैसर्स एफएम। कितना रुपीस से? इंटरेस्ट सस्पेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बना रहे, ठीक है। 1,07,200 से ड्यू किया था आपने, उसमें से आपने पे कर दिया 40 और 23,600 पे कर दिया, तो 43,600 से अभी भी हायर वेंडर क्या है आपके बुक्स में? क्रेडिटर है, तो ये आ जाएगा 43,600। किसी को चाहिए कैसे आया? 1,07,200 था, उसमें से 40,000 माइनस 23,600, ये दो ही पेमेंट किया था हमने, तो हायर वेंडर का इतना लायबिलिटी रहेगा हमारे बुक्स में, हायर परचेजर की बुक्स में। और क्या रहेगा? इंटरेस्ट का भी तो बैलेंस रहेगा। आपने 7,200 से डेबिट किया था, लेकिन क्रेडिट कितने से किया? 3,600, तो अभी भी तो डेबिट बैलेंस आ रहा है 3,600, उसको कहीं ना कहीं तो बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। तो एज ए फिक्टिशियस एसेट, एसेट साइड में अपन शो करेंगे। हाँ, डेबिट बैलेंस है इसलिए एसेट साइड में,
क्रेडिट बैलेंस होता तो लायबिलिटी साइड में शो करता था। हमेशा हायर परचेजर के केस में डेबिट बैलेंस ही आएगा और हायर वेंडर के केस में हमेशा क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो बस ऐसे ही ईयर 2 और ईयर 3 का जस्ट जर्नल एंट्रीज कर लो, ज्यादा कुछ होना नहीं है। ईयर 2 और ईयर 3 में भी सुनो, ईयर 2 ईयर 3 में क्या क्या सेम एंट्री आएगा, एक ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और फिर ये आएगा। सिमिलरली ईयर 3 में भी ये आएगा एंट्रीज, और कुछ नहीं होने वाला। क्लियर है? तो ईयर 2 ईयर 3 आप कर लेना, बाद में छोड़ लो एक पेज, उतना ही चाहिएगा, उससे ज्यादा नहीं चाहिएगा। बट आई होप आपको समझ में आया कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है, बिकॉज प्रेजेंटेशन पार्ट मस्त था। क्लियर है? आगे चल सकते हैं। एकदम बेसिक सा था कि हम लोग ने जो लास्ट क्लास में अकाउंटिंग एंट्री सीखा ही था, उसको देख ले एक बार। देखो बैलेंस शीट को, ये तो था वो नॉर्मल कैश प्राइस मेथड में, कैश प्राइस मेथड। यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस है नहीं, लेकिन इसी चीज को इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से जब बनाते हैं तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले 2011 का बैलेंस शीट बनेगा। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, हायर वेंडर से माइनस करके शो कर दिया। बात तो एक ही है, आप एसेट साइड में फिक्टिशियस एसेट शो करो या फिर हायर वेंडर को माइनस करके शो करो, नेट इंपैक्ट विल बी सेम। ये वैसा ही वाला बात हो गया डेटर्स लेस पीडीडी वाला, डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बहुत जन क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को, प्रोविजंस को लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं और डेटर्स को ग्रॉस वैल्यू पे दिखाते हैं। और बहुत जन क्या करते हैं, डेटर्स में से पीडीडी माइनस करके शो करते हैं। तो वो जस्ट प्रेजेंटेशन का बात है, तो आप कहीं पे भी शो कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, बाकी 2 साल का बनाना है। पेन ज्यादा नहीं चाहिए। इसी क्वेश्चन को हायर वेंडर की बुक समझ के भी बना सकते थे। इसी सेम इलस्ट्रेशन नंबर 6 को यदि आपको हायर वेंडर का बुक्स बनाना होता तो क्या होता, करके बताओ तो फटाफट। हायर वेंडर की बुक्स बनाओ, सेम क्वेश्चन सेम इलस्ट्रेशन, ठीक है? वही दो तरीका, एक तरफ सेल्स मेथड और एक तरफ इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, लेकिन इन द बुक्स ऑफ मेसर्स एफएम होगा, क्योंकि अपने इस क्वेश्चन में जो था हायर वेंडर का नाम मिस्टर मेसर्स एफएम था। स्टार्ट करो, ठीक है? आओ देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। X Limited purchased 3 scooters from Super Motor Scooting costing 75,000 each. सुपर मोटर से क्या किया, 75,000 रुपए का एक एक स्कूटर एक्स लिमिटेड ने टोटल 3 स्कूटर परचेज किया ऑन हायर परचेज सिस्टम। पेमेंट वाज टू बी मेड 45,000 डाउन पेमेंट करेगा एंड द रिमाइंडर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। बोलता है 45,000 तो अभी ले लो, बाकी क्या करेंगे, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विथ इंटरेस्ट एट द रेट 9%। X Limited writes off depreciation at the rate 20% on the diminishing balance। बहुत अच्छे से एग्जाम में इस चीजों को पढ़ना। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मैटर करता है, क्योंकि आपकी सारी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगी रीपोजिशन के केस में। तो कौन किस मेथड से डेप्रिसिएशन कर रहा है जरूरी है, मतलब हायर परचेजर किस मेथड से डेप्रिशिएट करेगा और हायर वेंडर किस मेथड से डेप्रिशिएट करेगा, एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सब इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो इट पेड द इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट। पहले साल में तो दे दिया, दूसरा साल में नहीं दे पाया, तो सुपर मोटर ने क्या किया, सुपर मोटर एग्रीड टू लीव वन स्कूटर। बोलता है एग्रीड टू लीव वन स्कूटर विद द परचेजर। बोलता है तेरे पास से, तूने मुझसे 3 खरीदा था, एक साल का इंस्टॉलमेंट तो आ गया, दूसरा साल में इंस्टॉलमेंट दिया नहीं, ठीक है एक तो रख तू अपने पास, तेरे को थोड़ा टाइम देते हैं, बाकी 2 मैं लेके जा रहा हूं, ठीक है? तो क्या बोला, adjusting the value of the other 2 scooter against the amount due, the scooter were valued on the basis of 30% depreciation annually on WDV basis। अब देखो हायर वेंडर कैसे वैल्यू किया उसको, ये किसके बारे में बोल रहा है, ये हायर वेंडर के बारे में बोल रहा है। लेके कौन जा रहा है स्कूटर, तो बोलता है हायर वेंडर उन स्कूटर को डेप्रिशिएट कैसे करता है, 30% के हिसाब से, वेयर एज हायर परचेजर कैसे डेप्रिशिएट करता है, 20% के हिसाब से। ऑल्सो एक्स लिमिटेड सेटल्ड द सेलर्स ड्यूज, यानी एक्स लिमिटेड ने क्या किया, सारा का सारा पेमेंट कर दिया होगा आगे चल के।
You are required to give necessary journal entries and scooter account and super motor account in the books of X Limited for the first 2 years. For the first 2 years. क्लियर है? अब एक चीज देखो, 75,000 रुपए की एक एसेट थी, तो 3 एसेट्स कितने रुपए की हुई? 225, 75,000 का एक एसेट है, तो 3 एसेट खरीदा है हमने, जिसका कैश प्राइस क्या हो जाएगा? 2,25,000। क्लियर है? अब इसके लिए इसने कितना डाउन पेमेंट कर दिया? 45,000 तो डाउन पेमेंट में ही चला गया। तो लोन कितने का लिया होगा हमने? 1,80,000 का हमने फाइनेंस करवाया है। इस 1,80,000 को कैसे पेमेंट करना है? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, यानी मेरा प्रिंसिपल पार्ट कितना होगा? 60 60 60, अलग से उस पे इंटरेस्ट हम लोग को देता रहना पड़ेगा, और तो कुछ बोला ही नहीं है। फिर डेप्रिसिएशन करना है, तो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री की बात करते हैं, फिर लेजर अकाउंट अपने आप बन जाएगा। बनाना किसकी बुक्स में? इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, मतलब हायर परचेजर की बुक्स में तो बनाना है। एक्स कौन है? हायर परचेजर है अपना, तो उसकी बुक्स में ही अपने को काम करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज एकदम बेसिक्स, और कुछ नहीं करना, टेबल वेबल नहीं बनाना। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड बोलता तो हमें देखना पड़ता ना कि पूरे ड्यूरिंग द हायर परचेज एग्रीमेंट पीरियड में कितना इंटरेस्ट पे करना है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोला, मतलब नॉर्मल कैश प्राइस मेथड से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। स्कूटर अकाउंट एंड सुपर मोटर। सुपर मोटर कौन हो गया? एक्स के लिए हायर वेंडर। हाँ हाँ, ये हायर वेंडर का अकाउंट मांगा है। अरे एक्स लिमिटेड की बुक्स में 2 अकाउंट मांगा है, एक तो उसका एसेट अकाउंट जो उसने एसेट खरीदा है, प्लस जिससे खरीदा है उसका अकाउंट। ये 2 अकाउंट उसने मांगे। तो पहले बेसिक जर्नल एंट्रीज देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। ठीक है, देखो नंबर 8, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, जर्नल करेंगे अपन। जर्नल क्या क्वेश्चन में डेट वेट दिया हुआ था क्या परचेज का? ऐसा तो कुछ था नहीं, तो सीधा डेट के कॉलम में ईयर 1 लिख देना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट वाले दिन हमारे पास स्कूटर आ जाएगा, तो स्कूटर अकाउंट डेबिट टू, वेंडर का नाम क्या है? सुपर मोटर, टू सुपर मोटर being 3 scooters purchased on hire purchase basis। 75,000 का एक कैश प्राइस क्वेश्चन खुद बता रहा है, तो हम तो हमेशा एसेट को रिकॉग्नाइज किस वैल्यू पे करते हैं? हायर परचेज प्राइस या फिर कैश प्राइस? कैश प्राइस। 2,25,000 से हमारे बुक्स में क्या हो जाएगी? एसेट रिकॉग्नाइज हो जाएगी। हमेशा एक हैबिट होना चाहिए कि जहां आपका जर्नल खत्म होता है, नरेशन के बाद एक लाइन टाना करो, ताकि एग्जामिनर को क्लैरिटी रहे कि कहां कहां आपको मार्क्स अलॉट करने हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? डाउन पेमेंट करेंगे। सुपर मोटर डेबिट टू बैंक अकाउंट 45,000, being down payment
मिड, कितना इजी चैप्टर है, ऐसे लग रहा है कि क्लास 11 का डेप्रिसिएशन चैप्टर का रिवीजन हो रहा है। एसेट खरीदा, फिर एसेट का जो मालिक है उसको हम लोग पेमेंट कर रहे हैं जिससे खरीदा। अब फिर क्या करेंगे, अब मेन तो टुकड़ों में पेमेंट करेंगे तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अपने को। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सुपर मोटर अकाउंट। कितना इंटरेस्ट, लोन लिया कितना था, 1,80,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था क्वेश्चन में, तो 1,80,000 का 9%, 16,200 रुपए। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, इसको नहीं समझ में आएगा पूछना। अगले स्टेप में क्या करेंगे अपन, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे। सुपर मोटर डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड। कितना पे करना पड़ेगा, 1,80,000 का लोन लिया था, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट था, तो 60,000 तो प्रिंसिपल वैल्यू हो गया एंड 16,200 इंटरेस्ट का हो गया। तो 76,200 क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा अपने को, है ना। फिर क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एसेट पे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्कूटर अकाउंट। क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, 20%। एक स्कूटर का वैल्यू 75,000 था, उस पे 20% 15,000, लेकिन हमारे पास तो 3 स्कूटर है, तो 45,000 विल बी द टोटल वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। Being asset depreciated अब तो साल खत्म हो गया। तो नॉमिनल नेचर को भी तो ट्रांसफर करना होता है, भूल क्यों जाते हो भैया। ठीक है, कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, नहीं, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, being amount, क्या 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 बोला कान में, क्यों बनाना, क्वेश्चन ने क्या मांगा है, रिक्वायरमेंट पार्ट अच्छे से पढ़ा। तो एक्स कौन है, तो बस उसी का बुक्स बनाना है। ये तो कहानी हुई ईयर 1 की। अब शुरू होगा हमारा ईयर 2। ईयर 2 में जब आएंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को ड्यू करना पड़ेगा। इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या होगा, हायर परचेजर के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है तो डेबिट हो जाएगा, और ये देना किसको है, सुपर मोटर्स। बताओ किस वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, यस 1,20,000, क्योंकि 180 का लोन था, उसमें से तो प्रिंसिपल 60 पे हो चुका है, तो प्रिंसिपल बचा कितना है, 1,20,000। उस पे 9% का इंटरेस्ट अपने को पे करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक, तो कितना आ गया अपना इंटरेस्ट, 10,800। अब क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट तो पे कर नहीं रहा है वो,
ठीक है, इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है, तो क्या करें? लेकिन वो अपने बुक्स में पूरे साल भर एसेट तो यूज किया है, डेप्रिशिएट तो करेगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्कूटर अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन होगा इस बार? स्ट्रेट लाइन मेथड था या डब्ल्यूडीवी? डब्ल्यूडीवी था, तो 2,25,000 में से 45,000 तो पहले ही डेप्रिशिएट हो चुका है, बचा 180। 180 का 20% 36,000। अब ये मत बोलना भैया डब्ल्यूडीवी मेथड में कैसे कैलकुलेट करते हैं सिखा दो, 11th के बैच में बैठ जाना अगले साल, इस साल का खत्म हो चुका है। Being asset depreciated, फिर क्या बोला ईयर 2 की कहानी में? दो स्कूटर वो अपने साथ लेके जा रहे हैं, ठीक है, यानी मुझे इतना पता है कि हायर परचेजर की बुक से स्कूटर तो जा रहा है, हायर परचेजर की बुक से जो स्कूटर जा रहा है वो तो हायर परचेजर पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। उन दो स्कूटर का हायर परचेजर पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू कितना है? 75,000 का खरीदा था, दो स्कूटर का वैल्यू हो गया 150, उसमें पहले साल का डेप्रिशिएट कर देते 20%, तो 120, फिर दूसरे साल भी पूरा यूज कर लिया तो दूसरे साल का भी डेप्रिसिएशन कर दो, तो यानी बुक वैल्यू ऑफ द एसेट फ्रॉम हायर परचेजर पॉइंट ऑफ व्यू इज 96,000। किसी को डाउट कैसे आया ये? अरे सिंपल सा था, 75,000 रुपए का एक स्कूटर, तो दो स्कूटर खरीदा था, 1,50,000 रुपए का था, उसमें से हमने 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस किया, पहले साल किया था 30,000, तो बचा 1,20,000, उसका फिर 20% माइनस किया हमने 24,000, तो बुक वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ रीपोजिशन इट्स 96,000, तो उसके बुक से तो 96,000 का जाएगा, लेकिन हायर वेंडर बोले तो सुपर मोटर किस वैल्यू पे लेके जा रहा है, वो तो अपने हिसाब से लेके जाएगा। वो क्या बोलता है, तुम लगाते होगे 20% से डेप्रिसिएशन, मैं तो कैसे चार्ज करूंगा 30% से, तो तुम्हारा वैल्यू था 1,50,000, पहले साल डेप्रिशिएट हो जाएगा 30%, 45,000 का खत्म, उसके बाद बचेगा 1,05,000, फिर उस पे 30% का डेप्रिसिएशन दैट इज 31,500, 73,500 में हायर वेंडर लेके जाएगा। बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे बुक्स में उस एसेट की वैल्यू 96 है, हमारे लिए तो अब इस एसेट्स की वैल्यू 73,500 है, तो तुम बस अब इतने से रुपए से कम देना मुझे, जितना भी पैसा हायर वेंडर हायर परचेजर से मांगता है, तो हायर वेंडर बोलता है देख 73,500 की तो मैं एसेट लेके जा रहा हूँ, अब बाकी जो पैसा बचा है मुझे पेमेंट कर देना। इसका मतलब ये हुआ, तो यहाँ पे देखो हायर परचेजर पॉइंट ऑफ व्यू से उसका स्कूटर गया 96 का और लाइबिलिटी सेटल्ड हुई है 73,500 से, तो नुकसान हो गया ना उसको, तो लॉस ऑन रीपोजिशन बोल सकते हैं, इसी को तो बोलते हैं लॉस ऑन रीपोजिशन। बीइंग repossession of स्कूटर, सच्ची सच्ची बताना क्या टफ है क्या? अरे एक तरह से आपने सेल जो डेप्रिसिएशन में सेल करते थे ना, ऐसे ही तो करते थे, पहले बुक वैल्यू निकालते थे, फिर सामने वाला जिस वैल्यू पे लेके जाता था उसी से तो कंपेयर करते थे प्रॉफिट लॉस। यहाँ पे हमने क्या किया, जो मेरी एसेट जा रही है पहले उसकी बुक वैल्यू निकाली, सामने वाला जिस रेट पे लेके जा रहा है वो वैल्यू देखा, और डिफरेंस क्या आ गया, प्रॉफिट या लॉस, तो यहाँ पे तो लॉस हो रहा है। फिर क्या बोला उसने, बोलो बोलो, हाँ उसी दिन उसने क्या किया,
बाकी बचा हुआ पैसा का ड्यू क्लियर कर दिया। तो भाई साहब चेक करके बताओ कि ड्यू है कितना। देखो देखो, हायर वेंडर को तुम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, डेबिट 2,25,000 से। यहाँ थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया, ऊपर नीचे लिख दिया मैंने गलत। हाँ ठीक है, तो लिखा सुपर मोटर, हाँ क्रेडिट किया। 2,25,000 से क्रेडिट किया, फिर हमने उसको पे कर दिया था 45, तो वो माइनस हो गया, बचा कितना 1,80,000। फिर हमने क्रेडिट किया 16,200 से, तो वो प्लस हो जाएगा। तो वो क्या, लाइबिलिटी 196,200 का, उसमें से पे कर दिया हमने 76,200, तो माइनस 76,200, तो लाइबिलिटी है 1,20,000। उस 120 में से अभी 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 हमने फिर से क्रेडिट किया उसको, कितने से, 10,800 से। तो 120 प्लस 10,800, तो लाइबिलिटी हो गया 130,800। उसमें से वो मेरा स्कूटर कितने में ले गया, माइनस 73,500, तो लाइबिलिटी है कितना, उतना पे कर देते हैं। वही तो क्वेश्चन बोल रहा है, बाकी बचा हुआ पैसा वो सेटल्ड कर रहा है, तो पेमेंट कर देते हैं। सुपर मोटर डेबिट टू बैंक अकाउंट 57,300 being account settled। अब बताओ तो इसमें क्या टफ था। क्या ऑन द बेसिस ऑफ दिस जर्नल एंट्री, क्वेश्चन में जो लेजर अकाउंट पूछे वो हम बना नहीं सकते क्या, बना सकते हैं, तो फटाफट बनाओ फिर। ये ड्यू क्लियर नहीं है, वो 3 ऐसे वापस ले सकता नहीं, अरे कभी नहीं लेगा, एक बार रीपोजिशन हो गया मतलब वो डिफॉल्टर हो चुका है, वो अपनी एसेट देगा ही नहीं ना, क्यों देगा। एक स्कूटर का तो वो और फिर एक साल बाकी पूरा पे कर दिया ना जितना भी ड्यू था, एक स्कूटर तो अभी पे कर दिया। एक स्कूटर तो उसी के पास है, लेकिन देखो उसने पूरा पे कर दिया 57,300, यानी उस वन स्कूटर का जितना भी अमाउंट ड्यू था ना वो भी अभी पे कर दिया, आगे तक गया ही नहीं, तो उसका इंटरेस्ट बच गया ना अगले साल का, तो बस वो सेव हो गया। अब आप लोग लेजर अकाउंट्स बनाओ इसके, on with the help of these journal entries। ये क्वेश्चन सिंपली आप लोग ने जो क्लास 11 में डेप्रिसिएशन अकाउंट पढ़ा था उसी से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे हायर परचेज से रिलेटेड कुछ भी अकाउंट नहीं बनाना, आपको एक एसेट अकाउंट बनाना है। ट्रैक्टर और हायर परचेज का मतलब एसेट अकाउंट बनाना है। एक पूछा प्रोविजन फॉर एसेट अकाउंट एंड एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ये तीन ही आपको बनाना है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब ये तीन एक साथ होते हैं, एक होता है मेरा एसेट अकाउंट, ठीक है, अच्छे से ऑब्जर्व करना, एक होता है एसेट अकाउंट, एक होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और एक होता है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एसेट डिस्पोजल क्या होता है, जब भी आप प्रोविजन अकाउंट मेंटेन करते हैं, देन एसेट इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट वैल्यू, इसमें कभी कोई चेंजेस नहीं आता। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे सबसे पहले आपने दो अलग अलग डेट में एसेट डाला, एक 1 अप्रैल 11 को जो खरीदा वो डाल दिया, और एक 1 अक्टूबर 11 को जो परचेज किया वो एसेट आ गया। अब इन दो एसेट्स के रिगार्डिंग जितना भी डेप्रिसिएशन होगा वो यहाँ पे चार्ज नहीं होगा, वो कहाँ जाएगा, इस अकाउंट में जमा होता जाएगा। T1 और T2 का डेप्रिसिएशन यहाँ आता जाएगा। अब जिस दिन आप इन एसेट को सेल करोगे या फिर डिस्ट्रॉयड हो जाएगा तो बाहर निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन ने बोला ये T2 डिस्ट्रॉय हो गया, तो इस अकाउंट से पहले इस अकाउंट में डालना पड़ेगा। तो हमारा इस अकाउंट में तो कॉस्ट वैल्यू पे था, तो आएगा किस पे, कॉस्ट वैल्यू में यहाँ आएगा पहले। उसके बाद जितना डेप्रिसिएशन हमने इस पिगी बैंक में जमा किया था वो निकाल के क्या करेंगे, इससे माइनस करेंगे, तब क्या आएगा, बुक वैल्यू आ जाएगा मेरे पास में। फिर इसको अपन क्या करेंगे, बाहर फेंक देंगे, कंपेयर करेंगे कि हमने बाहर एक्सटर्नली इसको कितने में स्क्रैप किया या फिर कितने में सेल किया।
तो आपको पता चलेगा प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट। ये होता है आपका मेथड। जब भी आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं, एसेट इज चार्ज टू दिस अकाउंट, इस अकाउंट में जमा होता जाएगा, वो जमा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। इस अकाउंट से पैसा कब निकलेगा? जिस दिन आप एसेट को सेल करोगे। और एसेट को सेल करने का प्रोसेस क्या होगा? पहले एसेट को अच्छे वाले रूम से निकाल के खराब रूम में लेके आओ एट कॉस्ट वैल्यू, उसके बाद यहां से उसका डेप्रिसिएशन निकाल लो। तो क्या होगा? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो बुक वैल्यू मिल जाएगा। फिर बुक वैल्यू को कंपेयर करो सेल वैल्यू के साथ में, तो आपको प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स पता चल जाएगा। क्लियर है? तो यही चीज इस क्वेश्चन में करना था। यहाँ पे आपको ना तो हायर वेंडर का अकाउंट बनाना है, ना बैंक अकाउंट बनाना है, कुछ नहीं बनाना। नॉर्मल जो क्लास 11 में डेप्रिसिएशन अकाउंट में वाले चैप्टर में सीखते थे, वही काम आपको यहाँ करना था। तो हमने सिंपली क्या किया, एक एसेट अकाउंट बना लिया कि हमने 1 अप्रैल को खरीदा, फिर 1 अक्टूबर में परचेज किया। ये तो पहला साल का कहानी था। सिंस एसेट इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट वैल्यू, तो ईयर एंड में उसका बैलेंस उतना ही रह गया। बट इसके रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन हमने कहाँ डाल दिया? प्रोविजन अकाउंट में। जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते तो एंट्री क्या होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो हमने लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन। हाँ, आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते थे, क्योंकि नेक्स्ट एंट्री जो होती है वो क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन कट हो जाएगा, तो नेट एंट्री क्या बचेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो आप यहाँ पे बाय पीएल भी कर सकते थे या फिर बाय डेप्रिसिएशन। तो T1 और T2 पे लगाया, लेकिन डेप्रिसिएशन लगाने के लिए हमेशा देख लिया करो कि उस पर्टिकुलर ईयर में आपने कितने मंथ्स एसेट को यूज किया है, उतने मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। और मेथड चेक कर लिया करो, स्ट्रेट लाइन मेथड है या फिर WDV मेथड है। तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, सिंस प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, तो ये तो कंटिन्यू रहेगा, तो उसको बैलेंसिंग कर दिया। एसेट डिस्पोजल का पहले साल कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि उसका कब काम आता है? जब आप एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हो। फिर नेक्स्ट ईयर में हमने फिर से क्या किया? बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया, और पता चला 30 जून को एसेट डिस्ट्रॉय हो गया। तो जब एसेट डिस्ट्रॉय हो गया तो हम इस अकाउंट से नहीं बेचेंगे उसको या फिर बाहर फेंकेंगे, पहले यहां से उठा के कहां डाल देंगे? डिस्पोजल अकाउंट में, खराब वाले रूम में। तो मेरे डिस्पोजल अकाउंट में एसेट आ गई। उसके बाद इसको बुक वैल्यू, ये तो कॉस्ट वैल्यू है, इसको बुक वैल्यू पे लाने के लिए क्या करेंगे? आज तक का जो भी डेप्रिसिएशन है वो माइनस करना पड़ेगा। बट आज तक का जो भी डेप्रिसिएशन है वो किस अकाउंट में है? प्रोविजन अकाउंट में। तो हमने क्या किया? प्रोविजन अकाउंट से वो पैसा निकाला। लेकिन एक चीज देखना था कि ईयर स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी और डिस्पोज ऑफ कर रहे 30 जून, तो 6 महीना यूज किया। तो पहले 6 महीने का और डेप्रिसिएशन करेंगे हम। ये 6 महीने का और पहले साल का, ये दोनों को ऐड करके हमने क्या किया? यहां से निकाल लिया। निकाल के क्या किया? एसेट की वैल्यू को कम कर दिया। तो एसेट अब हमारी बुक वैल्यू पे आ चुकी है। फिर देखा कि उसका सेल प्राइस या फिर इंश्योरेंस कंपनी कितना देने को रेडी है, तो उतना मिल गया। जितना शॉर्टफॉल है वो आपके लिए लॉस है, और प्रॉफिट होता तो इस तरफ आ जाता। फिर बाद में क्या करना है? बिजनेस में जितनी भी एसेट बची हुई है उसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। ईयर एंड में हमने उसको डेप्रिशिएट किया, और वो एसेट तो अभी भी कंटिन्यू, इसलिए उसका बैलेंस शीट ही चल रहा है अपने पास में। तो ये सिंपली इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं करना था। हायर परचेज से रिलेटेड कुछ ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं। ये नॉर्मली आपको एसेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर एसेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड एसेट डिस्पोजल अकाउंट ही बनाना था इसमें, और कुछ नहीं करना था। फिर भी उसके बाद भी ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप टाइम ग्राफ बना लिया करो और चेक कर लिया करो किस डेट में क्या क्या काम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग एंट्री आप करते जाएंगे। क्लियर है? चले आगे। ठीक है, ये भी सिमिलर सा ही क्वेश्चन है। फटाफट करके बताइए आप लोग मुझे। देखो, इस नंबर 10 के अंदर में सबसे पहले आप लोगों को कैश प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। यू कैन कैलकुलेट कैश प्राइस यूजिंग एन्युटी। तो तुम्हारा कैश आउटफ्लो है 6000 एवरी ईयर, और 4 साल तक चलेगा। तो एट द रेट 20% एन्युटी फैक्टर सबमिशन करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.2। कैलकुलेटर में एक बार इक्वल्स टू, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर उसको जीटी करोगे, इट विल बी 2.588734 समथिंग, ऐसा चलता जाएगा। ठीक है,
उसको 6000 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 15,533 कैश प्राइस। ये निकल गया आपका कैश प्राइस। एक बार आपने कैश प्राइस कैलकुलेट कर लिया, आप टेबल बना लो। ईयर 1 2 3 4 आउटस्टैंडिंग कितना 15,533। इंस्टॉलमेंट हर बार कितना दे रहे हैं 6,000 6,000 एंड 6,000। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एलिमेंट को अलग कर लेंगे। पहले साल कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा 3107 अप्रोक्स। तो आपका प्रिंसिपल होगा 2893। तो आउटस्टैंडिंग कितना बचेगा अपना 12,640। फिर 12,640 पे 20% का इंटरेस्ट 2528। तो प्रिंसिपल एलिमेंट हो गया 3472। क्लोजिंग बैलेंस 9168। फिर 9168 पे 20% 18434 अप्रोक्स 4166 5002। तो यहां हो जाएगा 5002 और इंटरेस्ट होगा 998। इस तरीके से आपका टेबल बन जाएगा। क्या चीज? हाँ, वो कैश प्राइस रिकॉर्ड करने के लिए हमें तो ज्यादातर तो यही चाहिए था मेन। हाँ, यही चाहिए, कैश प्राइस चाहिए। उसके बेसिस पे हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है वो हमने फाइंड आउट किया। हाँ, निकाल सकते हो, टेबल नहीं बनाओगे चलेगा। बट क्या होता है कि कभी कभी इस वर्किंग का मार्किंग होता है। आपसे क्वेश्चन ने साफ साफ बोला ऑल वर्किंग्स शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। तो ये वर्किंग आपके आंसर का पार्ट बनना चाहिए। 1 मार्क कटने का चांसेस 1-1.5 मार्क। ये वाला नहीं समझ में आया? पहले कैश प्राइस निकाला, फिर उसी कैश प्राइस से तो हम लोग एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। और डाउन पेमेंट 0 है, मतलब पूरा का पूरा हमने फाइनेंस करवाया, तो उसी के ऊपर अपन क्या करेंगे इंटरेस्ट देंगे और इंस्टॉलमेंट से माइनस करते जाएंगे तो प्रिंसिपल पार्ट निकल जाएगा। 2 साल तक तो बराबर पेमेंट किया, लेकिन तीसरे साल क्या किया, पेमेंट ही नहीं किया। और वेंडर क्या किया, वापस एसेट लेके चला गया। परचेजर डेप्रिसिएशन करता है 10% से। जितना था उतने से ही। हाँ, नॉर्मली जितना था उतने पे एकदम। अरे कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो क्वेश्चन ने कुछ एकदम सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है। यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 10, आपको 2 अकाउंट बनाने हैं। मशीनरी अकाउंट बनाना है एक तो अपने को, और एक क्या बनाना है, हायर वेंडर अकाउंट, राइट। सबसे पहले ईयर 1 में हमने क्या किया, खरीदा है। तो 2 हायर वेंडर, इसके लिए हमने वर्किंग नोट बनाएंगे कि कैश प्राइस कैसे कैलकुलेट किया। 15,533 का कैश प्राइस कैलकुलेट किया था हमने। फिर ईयर एंड में क्या होगा, डेप्रिसिएशन 10%, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 13980,
हायर वेंडर क्या लिखेगा ईयर 1 में बाय मशीनरी अकाउंट 15,533। फिर डाउन पेमेंट तो कुछ है नहीं, इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था 3107 अप्रोक्सीमेटली, पेमेंट कर देगा टू बैंक अकाउंट 6,000 बैलेंस carried down 12,640। पहला साल खत्म। फिर ईयर 2 में क्या होगा, एसेट ब्रॉट डाउन करेंगे 13,980 और ईयर एंड में डेप्रिशिएट करेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन हायर वेंडर क्या करेगा ईयर 2 में, मतलब हायर वेंडर की हायर परचेजर की बुक्स में हायर वेंडर का बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। सबसे पहले तो लाइबिलिटी था 12,640, फिर इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट अपना कितना आया था 2528, वो पेमेंट कर देगा 6,000। डिफॉल्ट कब कर रहा है, थर्ड ईयर में डिफॉल्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो बाकी बैलेंस रहेगा हायर वेंडर का हायर परचेजर की बुक्स में 9168 ईयर 3 बैलेंस ब्रॉट डाउन 9168। फिर ईयर 3 में फिर से क्या होगा, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे कितने का 1834 अप्रोक्सीमेशन था ये, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या करेंगे, एसेट को ब्रॉट डाउन करेंगे, एसेट की वैल्यू कितनी है 12,582। अब पूरे साल भर यूज किया हमने तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा, राइट। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा 1258। तो देखो अब यहाँ पे डिफॉल्ट कर रहा है, ईयर 3 के एंड में, ईयर 3 के स्टार्टिंग में एसेट की वैल्यू थी 12,582, उस पे हमने डेप्रिशिएट कर दिया 1258। तो हमारे अकॉर्डिंग बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट ईयर 3 के एंड में कितना हो गया 11,324। और हायर वेंडर की लाइबिलिटी कितनी है हमारे बुक्स में 9168 प्लस 1834 11,002। क्लियर है। अब क्या करेगा, ये तो पैसा दे नहीं रहा है, ये पैसा दे नहीं रहा है तो इसकी एसेट लेके चला जाएगा। हायर वेंडर क्या करेगा, इसकी एसेट लेके चला जाएगा। तो ये हायर परचेजर एंट्री क्या करेगा, मेरी एसेट गई, मेरी मशीन गई, मशीन गई तो बुक वैल्यू पे जाएगी और उसके बुक्स में लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। एक ही तो एसेट था, तो वो क्या करेगा, हायर वेंडर को डेबिट करेगा, बोलता है लाइबिलिटी तो बंद हुई है सिर्फ 11,002 की,
और एसेट चली गई 11,324, तो ये क्या हो गया, लॉस हो गया 322। क्लियर है? तो हायर वेंडर की बुक्स में क्या है, हायर परचेजर हायर वेंडर के अकाउंट में क्या करेगा, टू मशीनरी अकाउंट सेटलमेंट कैसे किया है, मशीनरी से तो किया है 11,002, इसका अकाउंट तो बंद। समझ में आया लास्ट वाला पार्ट? इसको कंप्लीट रीपोजिशन बोलते हैं। एक ही एसेट था, वो एक एसेट उठा के लेके चला गया। किस तरीके से हम लोग को प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना था वो दिखा दिया हमने। और यहाँ क्या करेंगे हम लोग, बाय हायर वेंडर 11,002, क्योंकि उतने से ही लाइबिलिटी था मेरा हायर वेंडर का। 9168 ईयर 3 के स्टार्टिंग में मांगते थे, हायर वेंडर को पे करना था, प्लस उस ईयर का इंटरेस्ट 1834। तो हमारे लिए हमारे बुक्स में लाइबिलिटी कितना है हायर वेंडर का, 11,002। उसके बदले में हम अपनी एसेट दे देंगे वापस, ले जा अपनी एसेट। इतना साइड तो सॉल्यूशन था। आया समझ में? फ्लो एकदम जैसे स्टेप बाय स्टेप एसेट अकाउंट करते थे वैसे ही करते जाना।